हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले चैप्टर में हमने श्वसन तंत्र से संबंधित प्रमुख तथ्यों को और कृत्रिम श्वसन के बारे में जाना था। अब अगला अध्याय हमारा है रोगी को स्पंज करना, सेक, भपार आदि देना। यह जो अध्याय वह कक्षा 10 के तहत लिया गया है। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रोगी को जब रोग की अवस्था होती है तो उस अवस्था में कौन से रोग में कौन सी चीजें दी जाती हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है परिचर्या किसे कहते हैं। तो परिचर्या के बारे में जानते हैं। परिचर्या का तात्पर्य होता है जब रोग होता है उसके बाद से लेके जब तक रोग खत्म नहीं हो जाता है उसके बीच की जो अवस्था होती है उसे रोग परिचर्या कहते हैं। और उसमें जो भी सहयोग करे रोगी का उसे रोग परिचारिका कहते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया। रोग परिचर्या का तात्पर्य रोग की अवधि जब शुरू होती है तब से लेकर जब तक खत्म नहीं हो जाता है रोग, उसके बीच की जो अवधि होती है वह परिचर्या कहलाती है। और उसमें जो सहयोग करे वह परिचारिका कहलाती है। ओके, चलिए अब हम जानते हैं कौन से रोग में कौन सी चीजें दी जाती हैं। तो सबसे पहला आपके दिमाग में आया होगा स्पंज, है ना अध्याय का नाम, रोगी को स्पंज देना। तो स्पंज से क्या तात्पर्य होता है, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आप देख रहे हैं 12, 13, 16, 17, 18, 19 सभी में आया हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है उसको जानिए। रोगी को स्नान कराने से क्या आशय है। रोगी को स्नान कराने की विधि तथा की जाने वाली सावधानियां लिखिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है जो स्पंज विधि होती है उसमें रोगी को स्नान करवाया जाता है, लेकिन जैसे सामान्य व्यक्ति स्नान करते हैं ऐसा स्नान नहीं होता है, कुछ विशिष्ट तरीके से स्नान करवाया जाता है। तो अभी जानते हैं हम रोगी के स्नान से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले देखिए स्नान रोगी का स्पंज विधि या स्नान विधि है क्या। देखिए रोगी जो होता है ना वो क्या होता है, अब मान लीजिए आपको किसी के रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई है तो क्या वो नहाने जा सकता है, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना उसका नहाना। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाएगा, रोगी को स्पंज विधि द्वारा स्पंज विधि लिया जाए, स्पंज विधि द्वारा उसको स्नान करवा के उसके शरीर को स्वच्छ किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले रोगी अगर लेटा है तो उसको लेटे ही रहने देते हैं और रोगी के उसके बाद उसे गर्म पानी या ठंडे पानी के इस्तेमाल से नहलाया जाता है। जैसे कि अगर गर्म का मौसम है तो ठंडा पानी ताज़ा पानी यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ठंडी का मौसम है तो उसे गर्म पानी की भपार दी जाती है या कह सकते हैं रोगी को स्पंज कराया जाता है। देखिए रोगी के स्पंज के अंतर्गत तौलिए पर साबुन लगाते हैं और तौलिए पर साबुन लगाने के बाद से क्या करेंगे, रोगी के शरीर पर उस तौलिए से पोंछ देंगे और उस तौलिए से पोंछने के बाद फिर रोगी को स्पंज, जिसको शोखता कहा जाता है नॉर्मल भाषा में, तो उस शोखते के प्रयोग से क्या करेंगे वो, या फिर आप तौलिया ले सकते हैं, उस तौलिए को पानी में भिगोते हैं और तौलिए को निचोड़ करके जो साबुन लगा शरीर पे जो साबुन लगा हुआ होता है उसको पोंछ लेते हैं। इस प्रकार स्पंज विधि संपन्न हो जाती है। अब एक सामान्य भाषा में जानते हैं स्पंज विधि है क्या। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रोगी अगर लेटा है तो उसे लेटे रहने देंगे, फिर उसके ऊपर उसके वस्त्रों को निकाल दिया जाएगा और वस्त्रों को निकालने के बाद उसके ऊपर एक कंबल या चादर जो भी डालना हो उसको डाल देते हैं। उसके बाद डालने के बाद से एक दूसरा तौलिया लेंगे, तौलिए में साबुन लगाएंगे, पहले तौलिए को थोड़ा गीला कर लेंगे, फिर उसमें साबुन लगा के उस तौलिए से संपूर्ण शरीर पे उस तौलिए से पोंछ देते हैं या उस साबुन को लगा देते हैं। साबुन लगाने के बाद दूसरे तौलिए से ठंडे पानी या गर्म पानी मौसम के अनुसार, अगर ठंडी का मौसम है तो गर्म पानी में दूसरा तौलिए को भिगो लेंगे और तौलिए को भिगोने के बाद से उसको अच्छे से निचोड़ के रोगी के शरीर पे जो साबुन लगा है उसको साफ कर देते हैं। यही विधि स्पंज विधि कहलाती है। अब स्पंज विधि करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसको भी जानना आवश्यक है। तो जान लीजिए, पहली बात तो रोगी को कपड़े अगर निकालते हैं तो उसे कंबल से उठा देना चाहिए और जल्दी जल्दी स्पंज करना चाहिए। साथ ही साथ हमेशा ताज़े पानी का प्रयोग करना चाहिए और स्पंज करने के तुरंत बाद खिड़कियां दरवाजे नहीं खोलना चाहिए। ऐसा करने पे क्या होगा, रोगी के शरीर का टेम्परेचर और बाहरी वातावरण दोनों अगर मिल जाएंगे तो वह असंतुलन पैदा करेंगे और रोगी के बीमार होने की आशंका और अधिक बढ़ जाएगी।
और रोगी को स्पंज कराने के बाद थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। और रोगी को अगर आप तौलिए से जब स्पंज कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे रोए होते हैं वह दबे हुए होते हैं ना, तो जब नीचे से ऊपर की ओर करते हैं तो रोए के नीचे जो गंदगी होती है वो क्या होती है, वो सारी तौलिए में चिपक जाती है और रोगी स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार यह स्पंज विधि जो है यह सामान्यतः ऐसे रोगी को दी जाती है जो सामान्य रूप से उठ नहीं सकते हैं। तो हम आज रोगी के स्पंज विधि को पढ़ लिए हैं। अब आगे के वीडियो में हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।